नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। राजधानी दिल्ली में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसके कई उदाहरण इन दिनों सामने आ रहे हैं। कल ही 2 बहनों की हत्या का मामला सामने आया था और शाम तक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, आर्यभट्ट कॉलेज के छात्र की हत्या हो जाती है। छात्र का नाम निखिल चौहान है। निखिल की हत्या के मामले में अब इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी 19 साल का राहुल है, जो आर्यभट्ट कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर का छात्र है। दूसरा आरोपी भी 19 साल का हारून है, जो जनकपुरी का रहने वाला है। राहुल और हारून दोनों ही आपस में दोस्त हैं। 2 और आरोपियों की पहचान हो गई है, पुलिस का ऐसा कहना है, और उनकी तलाश यहां पर जारी है। तो दिल्ली के साउथ कैंपस थाना इलाके में स्थित है आर्यभट्ट कॉलेज, और वहां पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था निखिल, जिसकी चाकू मारकर कल हत्या कर दी गई है। कॉलेज के ही स्टूडेंट ये बताए जा रहे हैं। और जब चाकू से हमला किया निखिल के ऊपर, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस दौरान निखिल ने दम तोड़ दिया था। तो एक बार फिर से यहाँ पर कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह दिन दहाड़े अपराधी इस तरह से सामने आ रहे हैं और उसके बाद अपराध को अंजाम देकर चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपको निखिल के पिता का बयान सुनवाते हैं। पिछले हफ्ते झगड़ा हुआ था किसी लड़के से। आज वो लड़के ने 6-7 बंदे बुलवा रखे थे, उन्हीं बंदों ने चाकू मार दिया। गर्लफ्रेंड की नहीं थी, कोई यार दोस्त था, उसका झगड़ा था जिसमें वो बीच में बोला, इस वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ है। पुलिस से क्या पता चला आपको? पुलिस ने अभी कुछ बताया नहीं है। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी इस मामले में मिल रही है, क्योंकि ये जो दोनों ही छात्र हैं, कहीं ना कहीं जान पहचान है एक दूसरे के साथ, और ये आपस में सभी एक दूसरे को जानते थे, और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है मुकेश। कई सवाल ये घटना जो है ये वारदात खड़े करती है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने अभी 2 लोग पकड़े हैं, जिसमें एक का नाम राहुल है और दूसरा जो है हारून है। जो राहुल है वो इसी कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर का छात्र है, जबकि जो हारून है वो स्कूल ड्रॉप आउट है और एक टी-शर्ट बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस के मुताबिक अभी इसमें 2 लड़के और शामिल हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कुल 4 लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। अब तक जो जानकारी मिली है पुलिस के सूत्रों से, वो यही मिली है कि करीब 7 दिन पहले जो निखिल चौहान था उसका इन लड़कों से झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको लेकर कुछ विवाद हुआ, और उसके बाद जो ये लड़के थे इन्होंने निखिल को मारने की प्लानिंग की। और कल दोपहर में ये लोग करीब 12 बजे कॉलेज पहुंचे, और आर्यभट्ट कॉलेज के सामने जब निखिल जो है जब क्लास लेके बाहर आ रहा था, उसी वक्त उन्होंने गेट पर उसे घेर लिया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई। तो अभी इस मामले में कुल 4 जो आरोपी हैं उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। ये सभी लड़के जो है वो 20 से 30 साल के बीच में हैं, एक 19 साल का है। तो निश्चित तौर पर एक निर्मम हत्याकांड है, और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि 2 लोगों की तलाश की जा रही है। मुकेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार इस तरह की वारदातें जो है वो लोगों के सामने ही हो रही है और कोई यहाँ पर मदद को नहीं आ रहा। क्या निखिल चौहान की हत्या के मामले में जानकारी मिल रही है, क्योंकि कॉलेज के आसपास ही ये जो चाकू है निखिल को मारा गया था, तब क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था? अस्पताल ले जाने के लिए कौन आया? क्या उस वक्त की जानकारी कुछ मिल पाई है? क्योंकि यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है, जो हमला करने वाले हैं उनकी उम्र भी बहुत कम है। किस तरह की मानसिक स्थिति यहाँ पर चल रही है? जो लोग आसपास थे उन्होंने देखा होगा, क्या कोई मदद को आया? देखिए, इस पूरी घटना का कोई CCTV फुटेज तो नहीं है, लेकिन चूंकि कॉलेज का टाइम था, 12 बज रहे थे और उस वक्त जो है निखिल क्लास लेकर बाहर निकला था। ये जानकारी जरूर मिली कि गेट पर काफी सारे स्टूडेंट थे जो कि स्कूल के कॉलेज के अंदर जो है जा रहे थे, आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर वहां पर छात्र होंगे और भी लोग होंगे, लेकिन किसी ने उसको बताया नहीं। और जो 4 हमलावर थे वो पहले से वहां पर गेट के सामने घात लगाए हुए बैठे थे, और जैसे ही निखिल निकला इन लोगों ने हमला किया। हमला करने के बाद ये लोग वहां से बड़े आराम से भाग गए। इनका पुलिस को CCTV फुटेज मिला है भागते हुए, और उसी फुटेज के जरिए इनकी पहचान हुई है। तो अभी जहां पर ये घटना हुई वहां का कोई CCTV फुटेज अभी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जब हमला हो रहा होगा तो वहां और भी लोग होंगे। लेकिन आजकल कोई ना तो पुलिस को कॉल करता है और ना ही हेल्प करता है। जी,
शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीयू के साउथ कैंपस में एक 19 से 20 साल के छात्र की हत्या हो जाती है। उसके ही साथ के जो लोग हैं वो यहाँ पर उसकी हत्या कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 19 उनकी उम्र है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। 2 आरोपी इस वक्त जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उधर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के आर के पुरम इलाके में महज 10,000 रुपए के लेन देन में झगड़े में हुई फायरिंग में 2 सगी बहनों की हत्या हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य शूटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल 3 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसके बाद आज 2 और आरोपियों को पकड़ा गया है। रविवार सुबह आर के पुरम की अंबेडकर बस्ती गोलियों की आवाज से गूंज उठी। हथियारबंद 10 लड़कों ने इस घर के बाहर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। कुछ महिलाएं फायरिंग के बीच भागती हुई दिख रही हैं। फायरिंग में 30 साल की पिंकी और 29 साल की ज्योति की मौत हो गई। दोनों सगी बहनें थीं। उनके भाई ललित के मुताबिक हमलावर उसे मारने आए थे, लेकिन निशाने पर उसकी बहनें आ गईं। दरवाजा नहीं खोला, फिर उन्होंने ईंट पत्थर बजाए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है। उसके बाद सर ये 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं। मैं सर बाहर खड़ा हुआ था उस टाइम पर ही, मेरे साथ चले गए तो हम सारे के सारे काफी सारे हमारा आस पड़ोस जग गया। हम बात करने लगे। उसके बाद सर 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं। आते के साथ उन्होंने मेरे से आते बोला, हाँ भाई चल। मैंने सर मैं भाई कहाँ चलूँ, भाई इतना पूछा भाई कहाँ चलूँ। इतनी देर में सर उन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। यही घर है जहाँ पर जो आरोपी थे उन्होंने सबसे पहले पथराव किया और पथराव करने के बाद जो है वो दोबारा आए और 15 मिनट बाद दोबारा आकर उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 30 साल की पिंकी और 29 साल की उसकी बहन ज्योति की मौत हो गई। उसका जो भाई ललित है वो किसी तरह जान बचा के भागा। गोली उसके पेट को छूते हुए निकल गई, लेकिन वो बच गया। पुलिस के मुताबिक ललित ने देव नाम के लड़के को 10,000 रुपए दिए थे। ललित ने जब पैसे मांगे तो झगड़ा हुआ। आरोप है कि देव इलाके के एक बड़े सट्टेबाज सोनू के साथियों को लेकर ललित के घर पहुंचा। पहले हमलावरों ने ललित के घर पथराव किया। जब ललित ने गेट नहीं खोला तो हमलावर चले गए। उसके बाद ललित बाहर निकला और वो पड़ोस में रह रही बहनों से बातचीत कर रहा था। इसी बीच दोबारा हमलावर आए और फायरिंग करने लगे। उन्होंने कुछ बात नहीं करी। पहले तो आए 3 बजे यहाँ तोड़ फोड़ कर गए। इतने सारे पत्थर ईंट पत्थर डाल के गए। वो ज्योति ने फोन करा 100 नंबर कॉल पे। 100 नंबर पे कॉल करा तो जब तक कोई भी नहीं आया। इतने में 10-15 मिनट हो गए कॉल करे हुए। इतने में तो वो लड़के इस गली से निकलते हुए सबसे आगे अन्ना अर्जुन था, उसके बाद सोनू सट्टे वाले का लड़का था। तो ललित को बोला, कह रहा चलो यहाँ को, तो वो नहीं कह रहा यही बात कर क्या करना। कहता चल हमारे साथ चल, मतलब उठाने आए थे उसको। तो इतने में से एक पीछे से लड़के ने गोली चला दी। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन कुमार के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब पूर्वोत्तर की बात करते हैं, जहां पर 3 राज्य असम, मेघालय और सिक्किम बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियां वहां पर उफान पर है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई इलाकों में आज से 3 दिनों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो भी मौसम विभाग ने जारी किया है। असम के 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 33,000 से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है। यहाँ की 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे अस्पताल के गांवों को भी जो है आसपास जो है वहाँ के गांवों को भी खतरा यहाँ पर हो गया है। मेघालय में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। एक शख्स की मौत भी यहाँ पर हुई है। भूस्खलन की वजह से कई सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तो कुछ इलाकों में यहाँ सड़क संपर्क जो है वो भी कट गया है। इन राज्यों में मेघालय से दक्षिण असम और त्रिपुरा की ओर जाने वाली सड़कें बुरी तरह बाधित हुई हैं। सिक्किम में भी बाढ़ से बदतर हालात है। कुछ जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और 2 दिन पहले यहाँ पर भारी बारिश के दौरान जो भूस्खलन हुआ था उसमें 3,000 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत से सेना ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर कहर जो है यहाँ पर बारिश और बाढ़ ढा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। रतनदीप, तस्वीरें हम देख रहे हैं और अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इन 3 राज्यों में लोगों पर क्या कुछ बीत रही होगी, क्योंकि कई लोग जो हैं उन्हें अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा है। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर नजर आ रही है और जो लोग अलग अलग जगहों पर पहुंचाए गए अपने घरों को छोड़कर, क्या उनके लिए कुछ खाने पीने के इंतजाम की व्यवस्था सरकार कर पाई है? देखिए, अभी तक लोग शिविर में ज्यादा नहीं आए हैं, मगर असम में हर साल बाढ़ होती है। इस बार भी
बार हो रही है, मगर पिछले साल असम में भयानक बाढ़ हुई थी, तो लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार इतनी भयानक बाढ़ नहीं हो। पिछले एक हफ्ते से असम में बारिश हुई है और अब असम और मेघालय के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी बारिश हो रही है, गुवाहाटी में भी रुक रुक के बारिश हो रही है और असम में 33,000 से भी ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं 14 जिलों में। मेघालय में बाढ़ से भी ज्यादा जो प्रभाव है वो है लैंडस्लाइड्स का। 2 लोग मारे गए थे दो दिन पहले। और जो मेघालय और असम के बीच एक जो सड़क है असम सदर्न असम जो कि मेघालय से जुड़ता है और इसके आगे चल के त्रिपुरा और मिजोरम, तो उस सड़क में एक टनल है सोनापुर टनल। उस टनल में पिछले 2-3 दिनों से पूरी तरह से वो टनल जो व्हीकल्स हैं वो पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश के कारण वहां पे बार बार लैंडस्लाइड हो रही है। और इस तरह से जो रोड लिंक है सदर्न असम, मिजोरम और त्रिपुरा वो अब स्नैप्ड हो चुका है। तो ये एक परेशानी हो रही है लोगों के साथ। और सिक्किम में भी, वेस्टर्न सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं, वहां पे क्षति हुई है। वहां बहुत सारे नदी डेंजर लेवल के ऊपर बह रहे हैं। पिछले 2 दिनों से सिक्किम में आर्मी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बॉर्डर रोड्स ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे उसमें बहुत सारे सैलानियों को भी जो नॉर्थ सिक्किम है वहां पे रेस्क्यू किया गया था। और इसके साथ साथ पूरे उत्तर पूर्व में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश के को लेके। और इसके साथ लैंडस्लाइड्स की घटना अरुणाचल प्रदेश से भी रिपोर्ट हो रही है। त्रिपुरा में फ्लैश फ्लड हुए हैं। तो पूरे उत्तर पूर्व में ही बारिश और लैंडस्लाइड, थंडरस्टॉर्म ने अब जो सामान्य जीवन है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। शुक्रिया रत्नदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि असम, मेघालय में क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और राजस्थान जो कि अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर है, वहां पर भी बाढ़ का कहर जो है एक तरह से वो बरस रहा है। उसकी वजह है जो बिपरजॉय तूफान है, वो जाते जाते इस तरह की तबाही यहां पर मचा के गया है। कई जिलों में भारी बारिश जारी है। बिपरजॉय तूफान के बाद से यहां कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर जल जमाव इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों का आना जाना करीब करीब बंद हो गया है और खतरे वाली जगह से अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अजमेर के एक अस्पताल में बारिश से इतना बुरा हाल हो गया कि यहाँ पर आईसीयू से वार्ड तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इसके अलावा पाली जिले में भी बारिश से बुरा हाल है। जैसलमेर, बीकानेर समेत कई जिले बारिश से यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान में दिख रहा है। बाड़मेर, जालौर और सिरोही में भारी बारिश हो रही है। जगह जगह पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाड़मेर में 2 दिन में इतनी बरसात हुई है जो पूरे मॉनसून सीजन में नहीं होती। सबसे ज्यादा बारिश हुई है चौहटन में, जहां शहर के बीच से पानी बह रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालात बहुत खराब है। सुबह 8 से 2 बजे से बरसात चालू है। वैसे तो कल से चालू है, सुबह 8 बजे से लगातार भारी बारिश हो रही है और पानी घरों में घुस गया है। खाद्य सामग्री है और अन्य सामग्री के कपड़े बिस्तर है, सारे मतलब भीग गए और खराब भी हो। नीचे मकान आए आगे और स्थिति और खराब भी हो गई। प्रशासन क्या कर सकता है? इधर इतना पानी आ गया था, प्रशासन भी नहीं आ सकता था, इतना पानी आ गया था। कितने घंटे बारिश हुई है यहाँ पे? यहाँ से सुबह 6 से लेके राइट 6 बजे तक फुल बारिश 24 घंटे के लिए। बहुत डर लग रहा है मकानों के गिरने की संभावना, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से लगातार बूंदाबांदी हो रही है, तो पानी चूब भी रहा होगा छतों में, तो और तेज आंधियां भी चल रही थी, तो नुकसान से भी डर लगता है, जान माल की हानि से भी डर लगता है। डर तो लगता ही सर। जालौर में मौसमी नदियां उफान पर है और छोटे बांध भर गए हैं। बाड़मेर की सिवाना में नदियां जो 10 साल से सूखी थी अब फिर बहने लगी हैं। बाड़मेर जिले में 266 मिलीमीटर बारिश हुई है। चितलवाना, रानीवाड़ा और जालौर में 330 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। आबू में 360 मिलीमीटर बारिश हुई है और पाली में 190 से लेकर 249 mm बारिश दर्ज हुई है। बाड़मेर के समधरी में सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये वार्ड की हालात है।
मारवाड़ और बाड़मेर में 5 जगह रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। मारवाड़ जंक्शन रूट पे कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाड़मेर में राहत कार्य में जुटी हुई हैं। यहां 1000 से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 18 जून को तो ये अजमेर डिवीजन के आसपास रहेगा, उस समय भी ये डिप्रेशन की कैटेगरी में होगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन से और कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर और लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होगा। चक्रवात अब जयपुर के रास्ते होते हुए मध्य राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान की करीब सभी जिलों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर आगे 24 घंटे में जारी रहेगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो कई जगहों पर अब मानसून भी दस्तक दे चुका है, क्योंकि गर्मी ने भी कुछ जगहों पर बहुत कहर ढाया है। तो ये बारिश कुछ जगहों पर राहत भी बनकर आई है। चेन्नई में भी कल रात भारी बारिश हुई है। मीनाबक्कम में सुबह 8:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 137.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के मद्देनजर चेन्नई के स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चेन्नई के आसपास के इलाकों में भी कल रात से ही बारिश हो रही है और यहाँ पर 21 जून तक ऐसे ही बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो किस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का मौसम जो है वो कहर ढा रहा है। कहीं पर बारिश के चलते बाढ़ आ गई है, कहीं गर्मी जो है उसके चलते कई दिक्कतें जो है वो लोगों को पेश आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बलिया के सदर अस्पताल में तेज बुखार, सांस फूलने और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के चलते पिछले 72 घंटे में 54 मरीजों की मौत की खबर आई है। बलिया सदर अस्पताल में पिछले 72 घंटों में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। मौतों की जांच के लिए बनी कमेटी के प्रभारी लखनऊ के एक वरिष्ठ डॉक्टर ए.के. सिंह का कहना है कि ये मौतें गर्मी के कारण नहीं हुई। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि जिनकी मौत हुई है उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी, जो गर्मी से मौत का पहला लक्षण नहीं होता है। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि मौत पानी से होने वाली बीमारी से भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जांच तक इंतजार करना होगा कि आखिर इतनी ज्यादा तादाद में मौतों की वजह क्या है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया में, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और अब मणिपुर की बात करते हैं, जहां पिछले 1.5 महीने में हुई हिंसा के चलते हालात तनावपूर्ण लगातार बने हुए। इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम में दिन के कर्फ्यू में राहत दी जा रही है, लेकिन रविवार को एकता दिवस की वजह से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर रहे। 22 साल पहले 18 जून को यह हिंसा यहां पर हुई थी। रत्नदीप चौधरी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फादर्स डे को 22 साल की गोल्डी छेत्री मयूम याद नहीं रखना चाहती हैं। 2001 में उनके पिता रोमियो छेत्री मयूम की विरोध प्रदर्शन और विद्रोह के दौरान मौत हो गई थी। केंद्र ने सबसे बड़े नागा विद्रोही समूह NSCN-IM के साथ क्षेत्रीय सीमाओं के बिना वाला समझौता किया था। इसे मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता से समझौते के रूप में देखा गया। सभी समुदाय के लोग सड़कों पर निकल आए थे। कई जगहों पर आगजनी हुई थी। विधानसभा और कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों को आग लगा दी गई थी। 18 जून को हर साल विद्रोह एकता दिवस के रूप में मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से हिंसा हो रही है। ये हिंसा 2001 की याद दिला रही है। कर्फ्यू में ढील की वजह से गोल्डी जैसे बड़ी संख्या में लोग अपने अपनों को श्रद्धांजलि देने निकले हैं, जिनकी मौत 2001 में हो गई थी। उन्होंने अभी हो रही हिंसा के खत्म होने के लिए भी प्रार्थना की। इस दिन हम शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पिता ने मणिपुर की शांति और एकता के लिए अपनी जान दे दी थी। हमें शांति और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। 1 महीने से ज्यादा हो गया हिंसा को। हम अपील करते हैं कि ये बंद हो और राज्य में शांति वापस आए। मैतेई राज्य में किसी भी तरह के विभाजन का पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि मैतेई और कुकी के बीच शांति हो। किसी भी संस्था या समुदाय को राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। The territory integrity of Manipur
लेकिन मौजूदा संकट में कुकी आदिवासियों ने अलग प्रशासन की मांग की है। हमारी एकमात्र उम्मीद केंद्र से है कि वो हमारे मुद्दों पर ध्यान देगी। हम मांग करते हैं कि हमारे मुद्दों को राजनीतिक रूप से हल किया जाए और केंद्र हमारी मणिपुर से पूरी तरह अलग होने की मांग पर ध्यान दे। हिंसा के लंबे दौर के बाद मणिपुर में शांति और सामान्य हालात के लिए मौन प्रार्थना की जा रही है। इम्फाल से बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। तो अमर उजाला का खास कार्यक्रम संवाद उत्तराखंड स्वर्णिम शताब्दी की ओर इस वक्त चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का इंटरव्यू कुछ देर में आपको दिखाएंगे हमारी सहयोगी निधि कुलपति के साथ। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमें कुछ समय दिया। एक लगातार तालियों के मध्य श्री तन्मय महेश्वरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर अमर उजाला, सर का स्वागत करेंगे। तो ये आप अमर उजाला का कार्यक्रम देख रहे हैं। एनडीटीवी टीवी पार्टनर है यहाँ पर और इस खास कार्यक्रम का नाम है संवाद उत्तराखंड स्वर्णिम शताब्दी की ओर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तराखंड की विकास, उत्तराखंड की चुनौतियों पर पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत यहाँ पर कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। हमारी सहयोगी निधि कुलपति उनसे बातचीत करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वक्तागण। तो अब कुछ और खबरों का और यहाँ पर हम रुक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र के सीधे शासन का 5 साल यहाँ पर जो है वो पूरा हो गया है। ये देश में आजादी के बाद किसी भी जगह, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का दूसरा सबसे लंबा वक्त है। विपक्ष का केंद्र पर लोकतंत्र बहाली नहीं होने देने का आरोप यहाँ पर लगातार लग रहा है और वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव की घोषणा करने की अपील की है। ग्राउंड जीरो में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर दिखाएंगे कि आखिर उन लोगों के लिए क्यों वोटिंग एक भावनात्मक मुद्दा है जिन्होंने अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ जाकर लोकतंत्र की बात की है। मोहम्मद सिद्दीक वानी डिमेंशिया के शिकार हैं। वो आतंकवादियों की धमकियों के खिलाफ लड़े और उनके 3 बेटे टारगेट किलिंग में भी मारे गए। लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता और आतंकवाद के विरोध ने उनके परिवार को आतंकियों के निशाने पर ला दिया। कुपवाड़ा जिले के गांव में वानी परिवार कुछ हद तक उनकी याददाश्त जाने पर राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि जब वो पुरानी बातों को याद करते हैं तो 85 साल की उम्र में वो गम के दौर में चले जाते हैं। लेकिन उन्हें जो याद है वो है वोट देने की इच्छा। जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के बिना 5 साल पूरे हो गए हैं। उनके परिवार को उम्मीद है कि राज्य में जल्द चुनाव होंगे और वानी वोट दे सकेंगे। टाइम बहुत मुश्किल टाइम था। 1-2 भाई तो एक दिन मार दिए, फिर तीसरा भाई 2 साल के बाद मार दिया। बस इसी वजह के लिए क्या है पॉलिटिक्स के साथ। उस टाइम इतनी मतलब प्रॉब्लम थी, यहाँ मिलिटेंट पीछे थे वोट डालने के लिए, आज वो भी हक छीन लिया। आज तो 8-9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार का विरोध करने और लोकतंत्र का साथ देने वाले कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिनमें ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। परिवार का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन आज उसे नहीं देखकर दुखी हैं। जुमेरे का हक यहाँ छीना गया है। यहाँ वोट जो लोगों का हक है वोट, वो डालने नहीं देते हैं। आज इतने साल हो गए, सब रोते हैं कब आएगा इलेक्शन, कब आएगा इलेक्शन। आप क्यों ये कहते हैं? क्योंकि आपने वोट के लिए कुर्बानी दी, इसीलिए? हम फिर भी हिंदुस्तानी हैं, हम असली हिंदुस्तानी है। बीजेपी विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज करती है कि लोगों को लोकतंत्र से वंचित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा की अपील की है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हाथ जोड़कर वो दोबारा गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन
जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करें। जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार गिर गई। बीजेपी ने 19 जून 2018 को पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया। 2019 में जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा खो दिया। 5 साल बीत गए हैं और अभी भी किसी को मालूम नहीं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे। वोट और जमहूरियत के लिए यहाँ कई लोगों ने अपनी जानें दी। मिलिटेंटों ने हजारों लोगों को सिर्फ इसलिए मारा कि वो जमहूरियत में यकीन रखते थे और वोट डालना चाहते थे। आज परिस्थितियाँ मुख्तलिफ हैं, लेकिन सवाल वही है। मोहम्मद सिद्दीक वानी, जिनके 3 बेटों को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो लोकतंत्र में यकीन रखता था, इंतज़ार में है कि उससे वोट डालने का मौका आखिरी बार कब मिल सकता है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV न्यूज़।